वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों की खूबी ये है कि कभी वो हमें दुख देता है और कभी ऐसा बाउंस बैक देता है कि समझ नहीं आता कि अब अच्छे दिन वापस लौटे हैं या फिर हमको कॉशियस अप्रोच के साथ ही इस मार्केट को देखना चाहिए। निफ्टी इस समय करीबन 220 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए एक अच्छा सा रिबाउंड हमने देखा है। कल भी एक अच्छा रिबाउंड था मार्केट में, आज भी एक अच्छा रिबाउंड है, कंटिन्यूएशन है। 23,800 के बाद के आसपास जब हम 2 दिन पहले आए थे तो दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके बाद फिर स्टेबिलिटी लौटी है। रिबाउंड मार्केट में देखने को मिल रहा है। कितना सस्टेनेबल, इस पे हम चर्चा करेंगे। सेंसेक्स में करीबन 700 अंकों की यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 58,000 के नीचे है अभी, लेकिन एक अच्छा बोयंसी मेंटेन कर रहे हैं। आज 1% का इजाफा है, 57,890 के आसपास का लेवल यहाँ पे बने हुए हैं। इंडिया विक्स में फिर से नरमी देखने को मिल रही है आज के बाजार में। 12.2 के आसपास इंडिया विक्स है। फिन निफ्टी हरे निशान में है और मिड कैप इंडेक्स भी आज हरे निशान में है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। आज जो सेक्टर्स सहारा दे रहे हैं निफ्टी को, उसमें आईटी का बड़ा हाथ है, क्योंकि आईटी, रिलायंस, जियो, ये सब कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे आज मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी के साथ मेटल इंडेक्स में भी आज एक इजाफा देखने को मिल रहा है, करीबन 1.3% का यहाँ पे जंप है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी आज 1% की मजबूती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड के दाम थोड़े हल्के हुए हैं। पहले 78-79 के आसपास ब्रेंट चला गया था, वही आज 75-76 के आसपास कर रहा है। ये WTI क्रूड आपके स्क्रीन पे है 72 के आसपास इस समय कामकाज करते हुए। तो ऑयल कहीं ना कहीं स्टेडी होते हुए, रुपये में वीकनेस बढ़ी थी लेकिन आज थोड़ी बहुत गेन है, ज़्यादा नहीं, लेकिन यस स्टेबिलिटी के आसपास ही हम कहेंगे। TCS के नतीजे कल आए, उसका एक रब ऑफ हमको पूरे आईटी स्पेस में देखने को मिल रहा है। नतीजे इनलाइन रहे, एक्सपेक्टेशन ही कम थी तो उस पर खरे उतरे, लेकिन थोड़ी बहुत कमेंट्री जो है पॉजिटिव दिख रही है Q2 के लिए, लेकिन आई डोंट नो उस पर ज़्यादा यकीन करना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज अभी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और AI को लेके जो है वो चिंताएं बनी हुई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज बाजार पे हमारे साथ चर्चा करेंगे। मिस्टर सचिन सरवदे, ही इज़ अ मार्केट एक्सपर्ट, and Mr. Sunil Subramaniam. I think he has not joined yet. सचिन से बात करते हैं। सचिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और बिल्कुल सपाट आपने कहा था जब मेरी लास्ट टाइम आपसे इंटरेक्शन हुई थी और बाजार अपनी ऊंचाइयों की तरफ थे, 24,400-500 के पास थे, तो आपने कहा यहाँ पे कैप लगते हैं आपको बाजार और नीचे के दायरे जो है 24,000 के आसपास के लगते हैं। लेकिन उसी दिन आई थिंक वो आपके शो के बाद ही मार्केट में तेज़ गिरावट आई और 23,820-25 के आसपास के लेवल हमने उसी दिन में देख लिए। सो सचिन, एक अच्छा बाउंस बैक है, एक अच्छी रिकवरी है जो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इस बाउंस बैक में हमें क्या करना है? क्या हमको 24,280 के ऊपर बंद होने का इंतज़ार करना है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे अगेन द अपसाइड इज कैप्ड? तो पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सेकंड, जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी कि जो लेवल्स पे हम लोग कामकाज कर रहे थे वो 24,400-500 जो जोन था, तो ये दिख ही रहा था कि वहाँ पे सप्लाई जोन है। और वहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी कहा था, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लीजिए। लेकिन क्या होता है ना कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा आ जाता है मार्केट में, तो अगेन फिर लोग सुनते नहीं है। उसी का ऑपोजिट ऐसा है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म आ जाता है तभी भी लोग सुनते नहीं कि बाय करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स जो होते हैं, ग्रीड एंड फियर, यहाँ पे हमारे जो सूद बूद है वो खो जाती है एंड फिर हम डिसीजंस लेकिंग जो होते हैं जिसको, वो पैरालिसिस हो जाता है हम लोगों को एंड फिर हम डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं ले पाते। तो ये दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आपके एक्सपीरियंसेस, या फिर अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो एक्सपर्ट ऑफ कोर्स है मार्केट में, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो एक बार पूछ के कर लेना ज्यादा बेटर रहता है। अब आते हैं हम लोग उस दिन के गिरावट पे। मैंने आपको कहा था उस दिन की 23,800 और 24,000 ये मुझे अच्छा जोन लग रहा है, डिमांड जोन है। 23,800 बहुत जल्द से टूटेगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो काफी अच्छा डिमांड जोन है वहां पे। और आप देखा उस दिन बरोबर की 805 का ही लो था, 23,805, एंड वहीं से आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक लोगों को लग भी नहीं रहा था उस दिन की जो है नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, 23,500 आ जाएगा, अब तो मार्केट खत्म हो गया है। लेकिन आपने देखा कि वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस जो है मार्केट में आते हुए देखा है हमने। अब
मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये जो बाउंस था उस दिन का, जो पैनिक लेवल था, जो 23,200 लेवल्स थे, वहीं से आया था। मार्केट एक बार उसको रिविजिट कर दिया, और यहाँ से अभी हम लोग जो डेटा देख रहे हैं, डेटा में भी ये देख रहे हैं कि 23,200 जो है वो अच्छा खासा वॉल बन गया है, वहां पे कॉल राइटिंग काफी हैवी है। ओके। मार्केट इसको एक टाइम पे ही निकाल लेना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मार्केट ये लेवल्स पे फ्लर्ट बहुत कर रहे हैं। ओके। ऊपर में एक छोटा सा गैप लेवल भी है, जो आपका 24,398 से आपका 24,300 जोन है। सो शायद उसको भी रिविजिट कर सकता है, बट यहाँ से जो ऊपर जा रहा है अभी जो मार्केट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉशियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। क्योंकि जब भी फॉल आया है, ये बहुत फास्ट फॉल था, और अभी जो ऊपर आ रहे हैं वो एक दिन में जो फॉल आया था, आज दूसरा दिन हुआ है, फिर भी हमने उसका टॉप नहीं निकाल पाए हैं। ओके। इसका मतलब ये है कि ये करेक्शन है उस फॉल का। तो जब भी करेक्टिव जो होता है मार्केट, वहां से जो इम्पल्स बहुत ज्यादा जोर से नीचे आता है, और फिर धीरे धीरे जो ऊपर आ रहा है, ये जो धीरे धीरे ऊपर है, ये रियल बाइंग नहीं मानी जाती, इसको बाउंस माना जाता है। ओके। तो इसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं, या बुल ट्रैप भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत अलग अलग भाषाएं हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पे कॉशियस रहना जरूरी है। मेरी सलाह यही रहेगी यहाँ पे कि यहाँ बाय एटलीस्ट मत कीजिए, और जहां जहां मुनाफा हो रहा है तो आप धीरे धीरे उसमें से मुनाफा वसूल कर लीजिए। अगर किसी ने कॉल लिया हुआ है, किसी के कोई स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार थोड़ा बोले ना 50%, 25% आप एक बार प्रॉफिट बुक करते रहिए ये लेवल से। चलिए टीसीएस के शेयर को देखते हैं कल। चलिए सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, ही इज फाउंडर एंड सीईओ सेंस एंड सिंप्लिसिटी। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू सर। सर, आप इस बाजार में क्या कर रहे हैं? बिकॉज ट्रंप के जो बयान है वो रोज़ बदलते हैं। परसों कुछ और था, आज सुबह कुछ और था। बाजार उस हिसाब से अपना रुख भी बदल रहे हैं। एक शार्प सेल ऑफ हमने देखा रीसेंट हाई से 24,500 से, देन वी फेल टू 23,800, वी आर बाउंसिंग बैक अगेन। पर अगर हम इस सब सिनेरियो को देखें सुनील सर, क्या जो डिप्स है दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियली पिक अप स्टॉक्स नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वापस लौटती दिख रही है। देखिए, जो भी इस जियोपॉलिटिकल स्थिति के कारण करेक्शन हो रहा है, वहां पे जरूर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, मगर फोकस हमारा रहना चाहिए कि अर्निंग सीजन सामने है। अर्निंग सीजन की जो क्यू ऑन क्यू रहेगी वो खराब रहेगी, पता है हमें, बिकॉज तेल का पूरा इम्पैक्ट रहेगा। मगर गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना होगा कि हर सेक्टर में हर कंपनियां क्या आउटलुक बता रही है अपनी फ्यूचर में, उसके एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक्स लीजिए या माहौल जो है उनको, तो उस हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। बिकॉज जियोपॉलिटिक्स को मैंने समझा कि मार्केट अभी ज्यादातर डिस्काउंट कर चुकी है, और स्पेशली तेल का मार्केट। करेक्ट, आप कह रहे हैं फिर भी क्या 72, 73 से 78 तक गया तेल, जब ये फायरिंग की बात हुई, तो उतना ज्यादा एक नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। तो क्रूड मार्केट भी एक तरह से इसको समझ लिया गया है कि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज हॉर्मुज़ स्ट्रेट का क्लोजर। अब इसके ऊपर और बुराई क्या होने वाली है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी वापस तेल 100 के ऊपर जाएगा, ऐसी कोई डर है। 78 से शायद 80-85 तक जा सकता है। और जिस हिसाब से हुआ, आपकी एफआईएस के रुख देखिए, उससे आपको क्लियर समझ आएगा कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन एफआईएस बायर्स थे। करेक्ट, समझिए कि मैं नहीं कह रहा हूं कि एफआईएस ने इंडिया के बारे में सोच बदल दिया, मगर वो डर हट गया है। हर दिन 1000-2000 करोड़ की सेलिंग या बाइंग कुछ मायने नहीं रखती है, इट्स अ स्मॉल अमाउंट। तो मगर रिटेल जो है या एचएनआई जो है इंडिया में, जो मैं कहता हूं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है, राइट, वो पैनिक करते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि डीआईएस भी देखिए अपना रुख स्टडी रख रहे हैं। तो जब ऐसे ये पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट करते हैं पैनिक के तौर पर, और जो करेक्शन होता है तो जरूर खरीदने का मौका होता है, यही मेरा मानना है। बिकॉज ये मत समझिए कि एफआईएस डोर से वापस आ जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज है जिसको सॉर्ट करना जरूरी है इंडिया में उनकी वापसी के लिए। ये नहीं कि मार्केट बहुत बूम होके बहुत ऊपर जाने वाला है, मगर ऐसी करेक्शंस एक अच्छी मूव होती है टू बाय ऑन डिप्स, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट कंसोलिडेटिंग फेज में है, और जो भी आपको करेक्शन मिलता है इट विल ऐड टू योर गेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बिकॉज अल्टीमेटली इस जियोपॉलिटिकल स्थिति के कारण देखिए, वर्स्ट ऑफ द टाइम में क्या 6.5% की ग्रोथ बता रहा था, यानी
तो हमारा इतना तो बुरा हाल नहीं होने नहीं, वाला है। यस, ट्रू। ऑयल का दाम जरूर अफेक्ट करता है, मगर आप मान लीजिए कि जो प्री वॉर था $65 to $70, अब $78 पे है, तो वो इतना बड़ा नहीं है। और थोड़ा बहुत पेट्रोल प्राइस को पास ऑन कर दिया है पब्लिक के ऊपर भी, तो फिस्कल के ऊपर भी प्रेशर कम होगा। तो ये मेरा मानना है कि अब फोकस डोमेस्टिक स्थिति पे होना चाहिए, क्लियर कट अपना अर्निंग सीजन पे होना चाहिए, आउटलुक पे होना चाहिए। और एक आंख आपको ऑब्वियसली आरबीआई की क्या रुख होगी, दूसरी आंख आपको मानसून के ऊपर रखना चाहिए। ये हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ट्रम्प की जो हो रही है उधर वो होने दो, बिकॉज अल्टीमेटली वॉर को खत्म होना ही है, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है, नाइदर फॉर ईरान नॉर फॉर अमेरिका। द ओनली कंट्री विच कैन सस्टेन द वॉर इज इजराइल, बिकॉज उनका कुछ तेल का हॉर्मुज स्ट्रेट से लेना देना है, उनका मकसद ही अलग है। तो वो तो बैटल करते रहेगी, मगर अमेरिका के लिए ये हाई गैसोलीन प्राइसेस बहुत देर तक टिक नहीं सकती। छोटे मोटे ऐसी चीज होंगे, ऐसा नहीं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा मार्केट अभी नहीं लेगी, यही मेरी एक सलाह है। और एक दिन के करेक्शन के बाद अगले ही दिन में ये सेम रिटेल एचएनआई पार्टिसिपेंट वापस आ गए खरीदारी करने के लिए। Correct. तो मेरा मानना है ये एक क्लियर डायरेक्शन बता रहा है कि जियोपॉलिटिक्स उतना अभी असर नहीं रखता है मार्केट के ऊपर। चलिए सर, अर्निंग्स की तरफ रुख करते हैं। और अर्निंग्स हैव बीन किक्ड ऑफ बाय टीसीएस अर्निंग्स, जो कल अनाउंस हुई थी। और अर्निंग्स टीसीएस की जो थी, रिजल्ट्स जो थे वो इन लाइन ही रहे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी की थी नहीं और एक्सपेक्टेशन पे खरे ही उतरे। अगर हम टीसीएस के रिपोर्टेड Q1 रेवेन्यूज़ देखें तो वहाँ पे 2.3% का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखने को मिला था। वहीं नेट प्रॉफिट देखें तो 2.68% की गिरावट ईयर ऑन ईयर देखने को मिली थी। 13,349 करोड़ के आसपास उनका नेट प्रॉफिट रहा। वहीं अगर यूएसडी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 0.4%, नियरली फ्लैट टू लिटिल पॉजिटिव कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे यहाँ पे इजाफा देखने को मिला। और एबिट मार्जिन्स जो है उसमें 130 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है बिकॉज ऑफ द वेज हाइक एंड अदर कॉस्ट। एआई रेवेन्यूज़ जिन पे हम सबकी नज़र है, और एआई के खबरों के बीच में हमने अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में देखी है। सो एआई रेवेन्यूज़ में 13% का इजाफा देखने को मिला, $2.6 बिलियन के आसपास रहा। और अब एआई से जो एनुअलाइज्ड रेवेन्यू है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एआई इज़ 8.5%, विच इज़ ऑन एन इंक्रीज। सुनील सर से ही पूछूंगी। सुनील सर, आपने नतीजों को देखा होगा बहुत करीब से, क्योंकि आईटी सेक्टर हैज़ बिन एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर और वैल्यूएशन के बेसिस पे काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड भी बोलेंगे उनको, क्योंकि बहुत समय से किसी का रुझान या इंटरेस्ट इस सेक्टर में रहा ही नहीं है। सो आपको टीसीएस के नतीजे कैसे रहे, और वहाँ से आपको फ्यूचर की जो गाइडेंस है या फ्यूचर के जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही, उसमें से कुछ खास बातें जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, देखिए, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ टीसीएस के बारे में बाय या सेल का। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें और मैं ऑथराइज भी नहीं हूँ। बट रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेलवेदर है आईटी इंडस्ट्री के लिए। और जैसे आपने सही कहा, यहाँ से बाकी कंपनियों की आउटलुक भी बदलेगी प्री अर्निंग्स ही। तो फर्स्ट थिंग मेरा रिएक्शन है कि टीसीएस के दो तीन एक जो बुरी खबर है और अच्छी खबर है, दोनों मैं बताता हूँ, राइट। तो मैं पहले अच्छी खबर को बताता हूँ, फिर बुरी खबर को बताते हैं। अच्छी खबर है कि वो टीसीएस को मैं एक हाथी की तरह समझता हूँ। हाथी माने मूव होती है बहुत स्लोली, बट मूव होती है तो बड़ी एक वेट से मूव होती है, राइट। तो क्योंकि साइज इतना बड़ा है इसका, तो अच्छी खबर क्या है कि उन्होंने एआई की ओर अपना दिशा बदलते हुए दिखा, तो एक डायरेक्शन क्लियर कट सामने दिखाया। सेकंड अच्छी खबर यह है कि 4 या 5 क्वार्टर के बाद वो हायरिंग पे वापस आ गए, करीबन 9,000 लोग को हायर किया है। और मेरा मानना है कि ये एआई रिलेटेड हायरिंग होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तीसरी है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं, जैसे क्लॉड के साथ, मिस्ट्रल के साथ, और 50,000 इंजीनियर्स को क्लॉड में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो क्लियरली फ्यूचर डायरेक्शन उनका इसमें क्लियरली दिखा है, वो बात अच्छी है। और एक अच्छी बात क्या है कि उनके इंडिया अर्निंग्स अच्छी बढ़ी है। तो बिकॉज टीसीएस का एक इंडिया में भी ओवरऑल इकोसिस्टम में बहुत बड़ी बिजनेस है, और वहां पे करीबन 22% की ग्रोथ दिखा है। तो एक डोमेस्टिक उनकी जो भी बेस है वो अच्छी चल रही है, वो भी अच्छी खबर है। और फिर अच्छी खबर ये भी है
कि आप उस वन टाइम जो एक हिट हुआ था यूएस में केस आ गए उसको निकालेंगे तो 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा है। तो ये भी खबर अच्छी है कि इस माहौल में एक मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। अब बुरी खबर कहूं या नहीं कहूं उसको मैं कह रहा हूं, मगर कि पहली चीज है कि उन्होंने बहुत बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया। जब मेरा मानना है कि अब वो कैश को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था। इतना बड़ा बड़ा डिविडेंड देके वो क्या हो रहा है कि एक डिविडेंड यील्ड के तौर पर अभी 5% के करीब डिविडेंड यील्ड हो गया, तो नेचुरली एक सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे जैसे पेंशन फंड जिनके लिए डिविडेंड इनकम इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्वेस्टर बेस की ओर से मे बी फॉरेन से पेंशन फंड्स खरीद सकते हैं। तो ये शायद उनके मन में था कि शेयर प्राइस को सपोर्ट करना है तो डिविडेंड देने से ही वो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स रहेंगे। मगर ये मेरे लिए अच्छी खबर नहीं थी, बिकॉज उनका अभी कैश को बिजनेस में रखकर शायद एक बड़ी एक्विजिशन या किसी पे एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप में अगर जॉइंट वेंचर करना है तो उसके लिए कैश को इस्तेमाल करते तो बिजनेस के बारे में एक आउटलुक अच्छा बचा सकते थे। मगर ये कैश को वापस इन्वेस्टर्स को दे देना थ्रू डिविडेंड मेरे लिए एक इंडिकेटिव वाइज, मैं होप कर रहा हूँ कि बाकी आईटी कंपनीज भी ऐसे नहीं करें, बिकॉज एक बैलेंस होना चाहिए। हिस्टोरिकली इनकी डिविडेंड, अब शेयर प्राइस इतनी गिर चुकी है तो 2 या 3% डिविडेंड डील से काफी होगी, ये 5% डिविडेंड डील देने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे लिए ये एक नेगेटिव सिग्नल है कि उनको अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है और दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री को वापस दे दो, राइट। ये तो सिग्नल की तौर पर मुझे अच्छी नहीं लगी, एक वो चीज। और दूसरी बात है कि देखिए तो जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट क्लियरली दिखा उनको अपने बीएफएसआई स्पेस में जो ग्रोथ थी और कंज्यूमर स्पेस में ग्रोथ थी। पीएफएसआई स्पेस में शायद 1.5% का ग्रोथ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंज्यूमर में 4% का डिक्लाइन था। करेक्ट। तो क्लियरली फ्यूचर में ये दोनों उनके कोर है, बिकॉज बीएफएसआई उनका 32% ऑफ देयर टोटल बिजनेस है। तो यहाँ पे रिकवरी आना अभी बाकी है, माने जियोपॉलिटिक्स थम जाए उसके बाद, और अभी भी ट्रम्प की बात कर रहे थे कि जियोपॉलिटिक्स का ये कम नहीं हो रहा है, तो शायद उनके कोर बिजनेस में वो वापस एक बाउंस आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये भी मैनेजमेंट कमेटी में मैंने देखा कि उनकी जो नई बिजनेसेस जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई रिलेटेड ट्रांजिशनिंग की कंसल्टिंग, वहां पे तो इट्स नॉट रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स। तो एक है, तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये रिजल्ट ना ही बहुत डरावा था ना ही बहुत संतोष करने वाला था, एक बीच वाला था। तो इससे आईटी सेक्टर के लिए क्लियर डायरेक्शन मुझे नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट। इनलाइन था, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा नहीं था, तो ठीक है। मगर इट बी नाउ इंटरेस्टिंग कि बाकी आईटी कंपनीज क्या यही चाल चलाती है कि धीरे धीरे एआई की ओर बढ़त, थोड़ी बहुत हायरिंग की वापसी, मगर वेट एंड वॉच की सिचुएशन कैसे बनता है। कोई एग्रेसिव अच्छा मूव करते तो अच्छा होता, नहीं हुआ। अभी इंतजार होगा कि बाकी दिग्गज आईटी कंपनीज कैसे डील करती है। तो ये एक समरी थी, और जैसे मैं कह रहा था, दिस इज नेदर अ बाय नॉर अ सेल रिकमेंडेशन फॉर द स्टॉक। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक अबाउट द स्टॉक्स, बट सेक्टर के लिए इसके कारण मैं मानता हूं कि और ज्यादा नेगेटिव अभी कुछ रिव्यू लेने के लिए कुछ बात नहीं थी, पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेने के लिए भी कुछ बात नहीं थी। बिल्कुल, और स्टॉक्स ने भी वैसे ही रिएक्ट किया, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। तो टीसीएस खुला तो ऊपर था, लेकिन उसके बाद थोड़ा